जय हिंद फ्रेंड्स। हम बच्चों की शिक्षा पे जो सीरीज बना रहे हैं, पेरेंटिंग पे उसको कह सकते हैं हम, उसका नया एपिसोड मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द दगी खरी खरी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं खुद जब एक स्टूडेंट था या मैं खुद जब एक 6 7 8 साल 10 साल 15 साल का जो बच्चा था, तो मुझे पढ़ने का शौक था और उस वक्त मुझे क्या मेरे जीवन में क्या गुजरी, मुझे बाल साहित्य पढ़ने में क्या-क्या चैलेंजेस आए उसका मैंने ज़िक्र किया और मैंने अपनी 8th क्लास तक की स्टोरी आपको बताई है। उस स्टोरी से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि शिक्षा में साहित्य कोर्स की किताबों से इतर जो हम जनरल रीडिंग करते हैं, जो हम साहित्य पढ़ते हैं, उसका हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में और हमारी एकेडमिक्स में, हमारी पूरी की पूरी शैक्षणिक हमारा जो विकास है, हमारी जो मेधा है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसमें लिटरेचर का कितना बड़ा महत्व है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हमें आज की एजुकेशन में जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सिलेबस और हमारा जो पूरा ढांचा है एजुकेशन का ऐसा बना दिया गया है जिसमें आपको सिर्फ कोर्स का सिलेबस, कोर्स की किताब पढ़ के रट के एग्जाम दे के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। हमारा करिकुलम, हमारा पूरा जो स्कूली ढांचा है, वो हमारे बच्चे को गुंजाइश ही नहीं छोड़ता कि वो बेचारा कुछ जनरल रीडिंग कर सके। ऊपर से हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड कि नहीं, ये कहानी किससे कहानियां मत पढ़ो, ये साहित्य मत पढ़ो, इससे तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें मार्क्स लेने हैं। जबकि सच ये है कि जब हम अपने एकेडमिक लाइफ से बाहर जब हम जनरल लाइफ में जाते हैं ना, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी पूरी जीवन में इस जो बचपन में हमने जो साहित्य पढ़ा है, जो हमारी रीडिंग हैबिट्स हैं, ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम में फिर उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूंगा कि मैंने महसूस किया अपने जीवन में कि साहब साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जब मुझे मौका मिला बच्चों को पढ़ाने का, तो मैंने कोर्स के साथ साथ साहित्य पढ़ने पे बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा बच्चों को एनकरेज किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। तो मैंने कहा था कि ये तो मेरी 8वीं तक की मेरी जो साहित्यिक अभिरुचि थी पढ़ने पढ़ाने की, तो 8वीं तक ज्यादातर मैंने हिंदी लिटरेचर ही पढ़ा था और जो भी थोड़ा बहुत मिल गया। मुझे याद है 8 तक मैंने काफी सारा प्रेमचंद पढ़ लिया था, काफी सारा मैंने जहां तक मुझे जहां मिल सका, जैसे मुझे याद है मैंने शरद चंद्र पढ़ा था कुछ और इसी प्रकार के उपन्यास पढ़े थे। 8 तक के बच्चे की जो भी समझ होती है उस हिसाब से मैंने इतना थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी। 9th और 10th में मुझे याद है मेरे एक मित्र थे, हम लोग कोटा में थे, तो मेरे एक मित्र मिल गए। उनके एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उनके पास एक उपन्यास पड़ा था, अंग्रेजी उपन्यास था। उस उपन्यास का नाम था द फाइनल डायग्नोसिस बाय आर्थर हेली। आर्थर हेली एक बहुत मूर्धन्य उपन्यासकार हुए हैं, अंग्रेजी फिक्शन लिखते थे वो, और तो वो उनके पास उनके घर पे पड़ा था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या स्टोरी है इसकी, और वो तब तक मेरा धड़का जो है ना अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने लायक खुला नहीं था, और मैंने जीवन में इससे पहले कभी जो स्कूली में जितनी इंग्लिश पढ़ी उतनी पढ़ी थी, परंतु साहित्य पढ़ना शुरू नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे शायद कुछ ऐसी बेसिक उसकी स्टोरी थोड़ी सी बता दी या नहीं बताई, मुझे याद नहीं है। खैर मैंने वो उनसे उपन्यास मांग लिया और मुझे याद है कि मैंने वो उपन्यास 9th क्लास में पढ़ लिया था। और आर्थर हेली जो है का स्पेशली वो जो फाइनल डायग्नोसिस है, वो कोई बहुत हल्का उपन्यास नहीं है, और 9th क्लास के बच्चे के लिए जो जिसने जीवन में पहली बार अंग्रेजी का कोई नॉवल पढ़ा हो, उसके लिए वो काफी हैवी रीडिंग मानी जाएगी। पर आई डोंट नो कैसे मेरा इंटरेस्ट उस उपन्यास में बन गया कि साहब, अच्छा आर्थर हेली ने और बहुत से उपन्यास लिखे हैं और फाइनल डायग्नोसिस इज वन ऑफ हिज डिफिकल्ट टॉपिक्स।
मैंने वो फाइनल डायग्नोसिस पढ़ डाला साहब। अब पर वहां से क्या हुआ कि मुझे 9th क्लास में इंग्लिश उपन्यास पढ़ने का चस्का लग गया, और द वेरी सेकेंड बुक विच आई गॉट, उन दिनों कोटा में एक ठीक ठाक सी लाइब्रेरी होती थी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती है, बहुत अच्छी तो नहीं थी पर ठीक थी। तो वहां पे सब मुझे जो अगला ही उपन्यास मिल गया वो था हैरोल्ड रॉबिन्स का अ स्टोन फॉर डैनी फिशर। वो हल्के फुल्के उपन्यास लिखते थे, और उस उपन्यास को पढ़ के अमेरिकी समाज का, अमेरिकी यूथ का बड़ा अच्छा चित्रण उन्होंने किया है। अ स्टोन फॉर डैनी फिशर पढ़ा मैंने, तो स्टोन फॉर डैनी फिशर, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा आर्थर हेली की तुलना में थोड़ा सा हल्का था। तो मैंने फिर स्टोन फॉर डैनी फिशर के बाद हैरोल्ड रॉबिन्स पढ़ना शुरू किया, और एक लगे फिर एक लाइब्रेरी हमें मिल गई थी कोटा में, और उससे मुझे जो भी और हैरोल्ड रॉबिन्स मिलता गया मैं पढ़ता गया। और मुझे याद है मैंने बहुत सारे हैरोल्ड रॉबिन्स के, अब तो नाम भी याद नहीं है, हैरोल्ड रॉबिन्स के बहुत सारी बुक्स मैंने उन दिनों पढ़ ली थी। उसके बाद फिर वहां से जो है वो एक सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, जब अंग्रेजी पढ़ने लगे तब उसका एक नुकसान हुआ कि अंग्रेजी जब से पढ़ना शुरू किया ना, फिर वहां से हिंदी लिटरेचर छूट गया, और फिर अंग्रेजी का चस्का लग गया। और एक बार जब अंग्रेजी का, मुझे याद है 10th तक मैं मतलब धुआंधार अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने लग गया था। और उसके बाद फिर, और उसके बाद पढ़ने का ये तरीका निकाला हमने कि किसी एक ऑथर को पकड़ो और उसका समग्र पढ़ डालो, उसने जो कुछ लिखा है वहां तक पूरा पढ़ डालो, जो मिल जाए वो पूरा पढ़ डालो। और ऑथर को हम लोग टारगेट करते थे। मुझे याद है मैंने 2-3 सालों के अंदर ही पूरा का पूरा आर्थर हेली के सारे उपन्यास पढ़ डाले थे। आज तक मेरा आर्थर हेली का सिर्फ एक उपन्यास छूटा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के अलावा मैंने सारे पढ़ रखे उसके। उसी तरह वो आपका सिडनी शेल्डन, रॉबर्ट लुडलम, उन दिनों रॉबिन कुक जो है वो क्या नाम, थ्रिलर्स लिखता था, मेडिकल थ्रिलर्स, रॉबिन कुक के उपन्यास पढ़े। उसके बाद और जो भी, अच्छा वो जेम्स हेडली चेज पढ़ा, मतलब जेम्स हेडली चेज इन उपन्यासकारों की तुलना में मुझे थोड़ा सा हल्का लगता था, फिर भी उसके भी मैंने 25, 30, 40 नंबर्स, कहाँ 25, 30 तो पढ़े ही होंगे। और उसके बाद उन्हीं दिनों, हाँ 11th में था मैं जब मैंने गॉडफादर पढ़ा था। गॉडफादर पढ़ लिया साहब। तो कहने का ये मतलब है साहब कि 12th आते आते ना, फिक्शन जो उपलब्ध था, जहां तक पहुंच हुई, वो पढ़ने का चस्का लग गया था और काफी पढ़ डाला था। उसके बाद अच्छा, उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास थोड़े महंगे भी होते थे, इजीली मिलते नहीं थे। फिर मैगजीन्स अखबार पढ़ने का सिलसिला चल पड़ा, और फिर वो सारी जिंदगी पढ़ते रहे। तो कुल मिला के मैंने देखा कि साहब मेरी लाइफ को शेप करने में स्पोर्ट्स, जो कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स मैंने की, उसके बाद उस स्पोर्ट्स की वजह से जो एक घुमक्कड़ी का जो एक चस्का लगा, और फिर मैंने बड़ी गजब घुमक्कड़ी की है साहब अपने जीवन में। मतलब ऐसे विकट घुमक्कड़ी की है कि मतलब अच्छे अच्छे लोग जो है वो, मतलब मैं वो अपनी घुमक्कड़ी के किस्से भी इसी क्रम में आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद साहब ये साहित्य पढ़ना, और बहुत छोटी उम्र में ही मुझे याद है, आई वॉज हार्डली 19, मुझे शास्त्रीय संगीत सुनने का चस्का लग गया था। और फिर मैंने सब अपने जीवन में, अगर मेरी जीवन की आप उपलब्धियों को अगर मैं गिनाने लगूंगा, मतलब अंतिम समय में जब कभी मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि सब आपके जीवन में आपने सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को अगर एंजॉय किया तो मैं कहूँगा शास्त्रीय संगीत को। उसमें भी मैंने इंडियन क्लासिकल वोकल में जो ख्याल गायन है उसका कोई तोड़ नहीं। वो विश्व की एक अनुपम धरोहर है जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का ख्याल गायन है। ख्याल के बाद मैंने ध्रुपद बहुत सुना, बहुत ज्यादा सुना। मतलब अगर मुझसे कोई पूछ लेगा ना कि आपने जीवन भर क्या किया, तो मैं यही कह सकता हूँ कि साहब पढ़ा और बहुत सारा शास्त्रीय संगीत सुना। शास्त्रीय संगीत इतना सुना कि एक एक दिन में 18-18 घंटे सुना। तो साहब ये तो मेरी पर्सनल जर्नी हो गई।
तो एज मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता था कि बच्चों को एजुकेशन लिटरेचर पढ़ना चाहिए और स्कूल में हम मौका नहीं देते। तो साहब एक बार क्या हुआ कि अच्छा पहले तो गांव में स्कूल चलाते थे 17 साल, तो गांव से जब हम जालंधर शिफ्ट हुए तो बाई चांस मुझे एक स्कूल में काम करने का मौका मिल गया। हालांकि मैं तब तक अपने आप को इस सोसाइटी के लिए मिसफिट मानने लग गया था और मुझे मालूम था कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो आम जो शिक्षा की जो दुकानें खुली हुई है ना, शिक्षा के शोरूम्स हैं, ये शिक्षा के जो बिजनेस चल रहा है, व्यापार, उस व्यापार में मेरा पूरा थॉट प्रोसेस, मेरा तौर तरीके ये सूट नहीं करेंगे इस व्यापार को, और ये व्यापारी लोग मेरे इन प्रयोगों को पचा नहीं पाएंगे। तो सब खैर मुझे एक स्कूल में काम करने का मौका मिला। मेरी पत्नी उसमें प्रिंसिपल थी और वो बहुत जल्दी सुधर गई थी और उन्होंने अपने जो जीवन के जो एजुकेशन के जो प्रयोग थे ना, पेड़ के नीचे पढ़ाने वाले, उन सबको बहुत जल्दी त्याग दिया था और वो प्योर बिजनेस वुमन बन गई थी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रिंसिपल थी। तो अब उसी स्कूल में मुझे थोड़े दिन जो है ना डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। अब मैं हमेशा अपनी पत्नी से कहता था कि ये आपकी लाइब्रेरी बंद क्यों रहती है। तो जैसे मैं डायरेक्टर बना, मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने लाइब्रेरियन का मेयर हाँ जी, मैंने कहा ओके टेक मी टू योर लाइब्रेरी। तब वो लाइब्रेरी मुझे ले गए, मैंने कहा ताला खोलो, ताला खोल दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि ये अलमारियों किताबें अलमारियों में बंद क्यों हैं, किताबें बंद शीशों से क्यों झांक रही है। वो गुलदार की नज्म है ना, किताबें अलमारियों में बंद शीशों से झांकती रहती हैं। तो मैंने कहा ये बंद क्यों है शीशों में, खोल दो इन्हें। उन्होंने खोल दिया था। मैंने सारे ताले खुलवा दिए, पूरी लाइब्रेरी के ताले खुलवा, जो मेन डोर था ना उसका भी इतना बड़ा जो ताला था वो भी खुलवा दिया। मैंने कहा इसको एक थैली में डालो। मैंने कहा आज के बाद तुम्हारी लाइब्रेरी बंद नहीं होनी चाहिए। तब ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये कोई पागल ही ऐसा सोच सकता है, मैं ये भी कह रहा हूं आपसे। तो मैंने कहा ये आज के बाद ये लाइब्रेरी बंद नहीं होनी चाहिए, पहला रूल। उसके बाद मैं बच्चों के पास गया, मैंने कहा बेटा वो देख रहे हो वो क्या है, कि लाइब्रेरी है। मैंने कहा आज के बाद वो लाइब्रेरी, ये स्कूल आपका है, वो लाइब्रेरी आपकी है, वो सारी किताबें आपकी है, इसलिए आज के बाद आप को उस लाइब्रेरी में जाने के लिए और किताब लेने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप स्कूल में आते हैं तो अगर आप स्कूल में प्रेयर से 15 मिनट पहले आ जाते हैं तो यू कैन स्ट्रेट वे गो टू द लाइब्रेरी। आपके आने से पहले वो लाइब्रेरी आपको खुली मिलेगी। अगर कोई बच्चा प्रेयर मिस करके लाइब्रेरी में जाके बैठना चाहता है और वहां से कोई बुक इशू करना चाहता है तो यू विल बी अलाउड। आपको कोई जरूरत नहीं है प्रेयर अटेंड करने की। आप अपनी क्लास टीचर को बता दीजिए कि आई एम इन द लाइब्रेरी, आपकी प्रॉक्सी अटेंडेंस लग जाएगी, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी। मैंने ये 4th क्लास के बच्चों को, क्योंकि मेरा वो लाइब्रेरी वाला अनुभव जो था ना वो 4th क्लास का ही था, तो मैंने एकदम छोटे बच्चों को भी अलाउ कर दिया कि यू कैन गो टू द लाइब्रेरी। तीसरी बात, मैंने कहा लाइब्रेरियन जो है वो बुक इशू नहीं करेगा। मैंने कहा ये इशू रजिस्टर है, बच्चा अपने आप अपने से बुक ले लेगा। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में हो चाहे ना हो, यू कैन इशू अ बुक फॉर योरसेल्फ। तो लाइब्रेरियन डर गया, अरे साहब स्टॉक। मैंने कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल, आज के बाद कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि अगर लाइब्रेरी में 2000 किताबें थी तो 200 कम क्यों हैं, 1800 क्यों रहेगी, 200 किताबें कहां गई। अगर वो हुआ तो मैं उसका जवाब दूंगा। लाइब्रेरियन को हमने उस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया कि आज के बाद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपके विद्यालय में आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कितने नहीं है, कितनी खो गई, कितनी एक्स्ट्रा आ गई, कोई आपसे कोई नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहिए। बच्चों को बोल दिया कि बेटा आपकी मर्जी है, जब मर्जी लाइब्रेरी में जाओ और जब मर्जी बुक इशू कराओ, अपने से बुक इशू करनी है। दूसरी बात मैंने कहा, मैंने सबसे पूछा, टीचर से पूछा कि मैंने कहा ये एक बार में एक ही बुक इशू होगी, ये रूल किसने बनाया, किस बेहुदे नालायक आदमी ने ये बनाया था। मैंने कहा आखिर मैनमेड ही रूल है, कोई प्राकृतिक नियम तो नहीं है कि सूर्य जो है पूर्व से उदय होगा और पश्चिम अस्त होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना।
मैंने कहा ठीक है, हमने ही बनाया रूल्स, हम तोड़ देते हैं। मैंने कहा भैया तुमको एक से ज्यादा भी किताबें चाहिए तो आप ले जा सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। अब साहब बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर मेरी इन पॉलिसीज का क्या असर हुआ मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैंने मॉनिटर करना शुरू किया स्कूल में कि कौन से बच्चे लाइब्रेरी में नहीं जा रहे हैं, कौन सी क्लास लाइब्रेरी में जा नहीं पाती। तो मैं हमेशा हर क्लास में जाता था, आर यू गोइंग टू द लाइब्रेरी, कौन से बच्चे हैं, कौन से किसने किताब नहीं ली, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, मैं इसको मॉनिटर करता। और लाइब्रेरियन की मैंने ड्यूटी लगा दी कि यू हैव टू मॉनिटर। मैं आपसे एक दिन पूछ लूंगा कि 8th क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका लाइब्रेरी में इंटरेस्ट नहीं है, जो लाइब्रेरी की बुक्स नहीं ले जाता। तो कुछ एक दो क्लासेस मेरे सामने ऐसी आई जो लाइब्रेरी इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि उनका पढ़ाई का वर्कलोड था काफी सारा, और वो उनको लाइब्रेरी में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, पीरियड उनको नहीं मिलता था। तो मैंने लाइब्रेरियन से कहा कि इफ द चाइल्ड कैन नॉट गो टू द लाइब्रेरी, लेट द लाइब्रेरी। भैया कहाँ गया है, ये अंदर घुस गया, इससे थोड़ी आवाज कम हो जाती है। If the child cannot go to the library, let the library go to the child. तो मैंने कहा एक काम करो, तुम सुबह सुबह हर रोज 50-60 किताब, मैगजीन्स, पुरानी जो बाल पत्रिकाएं हमने बहुत सारी ना कबाड़ में खरीद ली थी, 1-1.5 क्विंटल पुरानी पत्रिकाएं, पुरानी पराग, चंदा मामा, नंदन, बालहंस, इस टाइप की सारी, इंग्लिश की बहुत सारी। तो मैंने कहा हर 50-60 मैगजीन्स, बुक्स लाइब्रेरी की उठाओ, हर क्लास में जाके रखाओ कि बच्चों आप इसमें से बुक्स ले लीजिए। इशू होती है ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चे लाइब्रेरी नहीं जा पाते थे उन्होंने भी रीडिंग हैबिट। अच्छा, उसके बाद क्या कि मुझे लगा कि नहीं, बच्चों का बाल साहित्य बहुत कम है। तो मेरे एक मित्र हैं, परिचित हैं, जानकार हैं, बनारस में चौक पे उनकी एक बहुत बड़ा प्रकाशन और एक बहुत बड़ी बुक शॉप है, उनका नाम है मिस्टर मोदी। मैं डिस्क्रिप्शन में मिस्टर मोदी का आपको फोन नंबर दूंगा। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मोदी साहब आपके पास बाल साहित्य जो भी है उसकी लिस्ट बनाइए और मुझे भेज दीजिए। उन्होंने पूछा कितना बजट है आपका? मैंने कहा एट ए टाइम मान लीजिए 15 से 20 हज़ार। मोदी साहब ने 2 दिन बाद मुझे एक मेल भेजी कि सर लगभग इतने नंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने शुरू किया एनबीटी और सीबीटी से, नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, इनकी जो भी बुक्स थी मैंने कहा पहले तो सारी की सारी तो वो भेज दो। उन्होंने वो भेज दी साहब। उसके बाद मैंने बोला अन्य प्रकाशनों का जो भी बाल साहित्य है वो भेज दो, और मैं अगले 2 साल तक लगातार उनसे जो है बाल साहित्य मंगवाता रहा। मैं खाली उनको, और मैं आपको भी, पेरेंट्स को भी, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि कुछ बुक्स की लिस्ट दीजिए। मैंने कहा ऐसे लिस्ट विस्ट मत मांगो, मोदी जी को फोन करो, अपने नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी जी विश्वविद्यालय प्रकाशन वाले चौक में बनारस में, उनको फोन कीजिए, उनको मेरा नाम बताइए कि अजीत दद्दा की हमने वीडियो देखी है, वहां से आपका नंबर मिला है, कृपया मुझे 100 रुपए की, 200 की, 500 की, 1000 रुपए की बाल साहित्य भेज दीजिए। वो अपने, और एज ग्रुप बता दीजिए बच्चे का, वो आपको अपने आप ही वो आपको फोन पे व्हाट्सएप कर देंगे कि भैया ये 8-10 किताबें 1000 रुपए में, ये 15 किताबें मिल रही हैं। अपने बच्चे को 1000 रुपए की किताबें हर साल गिफ्ट कीजिए आप एज अ पेरेंट। सबसे आसान तरीका है। तो साहब मैंने ये शुरू कर दिया, और मुझे याद है अपने स्कूल के और मेरे स्कूल के जो मालिक थे, ही वाज सच अ जेंटलमैन, कि उन्होंने मुझसे ये कभी नहीं पूछा कि अजय सिंह यार बहुत ज्यादा किताबें मंगा रहे हो लाइब्रेरी में। तो साहब मैंने 2 सालों में, मुझे याद है, लगभग 50,000 की बुक्स मंगाई होंगी, और 1000-2000 बुक्स आ गई थी, एनबीटी, सीबीटी, और पूरा मिला के बाल साहित्य। और जैसा कि मैंने बताया था वो कबाड़ में मैंने बहुत सारी मंगा ली थी। तो एक दिन मैं 5th क्लास की बात होगी, मैं गया तो एक मैंने कहा बच्चे बुक्स पढ़ रहे हो? बोला हाँ पढ़ रहे हैं।
तो एक दिन एक बच्चा बोलता कि सर बोर हो गए सर, वही किताबें कितने दिन पढ़ेंगे, कुछ नई किताबें मंगाइए। मैंने कहा ए क्या बात कर रहे हो यार, मैंने इतनी किताबें मंगाई हैं। कहते सर पढ़ डाली। मैंने कहा क्या? मैंने कहा 1000 से ज्यादा बुक्स होंगी, 5th क्लास का बच्चा, और आपको ये मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा। कहता सर पढ़ डाली, अब तो दूसरी बार पढ़ रहा हूं। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग? मैंने उसकी मैडम की तरफ देखा, क्लास टीचर की। मैंने कहा ये क्या बच्चा बोला? बोला सर एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने कहा कैसे? बोला सर एक एक दिन में 10-10 किताबें लेके जाते हैं रोज। मैंने कहा अच्छा, लाइब्रेरी से एक एक दिन में 10-10 किताबें? कहते हाँ। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, बच्चों को 1-1.5 साल के अंदर ही पढ़ने का इतना शौक पैदा हो गया। मैंने कहा दिस इज वेरी गुड। मैंने और भी बुक्स मंगाई। पर सब अब पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? पेरेंट्स सब जो है ना इकट्ठे होकर मैनेजमेंट के पास आए कि अजीत सिंह ने तो स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया स्कूल को। इतना अच्छा स्कूल था, मैडम इतना अच्छा, मोनिका मैडम इतना अच्छा स्कूल चला रही थी, अजीत सिंह ने बर्बाद कर दिया। तो मैनेजमेंट ने पूछा कि क्या कर दिया भाई? मैंने कहा वो उन्होंने, मैनेजमेंट तो जानती थी मुझे। बोला हाँ वो यार आदमी है तो उठपटांग, पर ऐसा क्या कर दिया उसने कि स्कूल बर्बाद हो गया? बोला जी बच्चे जब देखो तब सिर्फ कहानी की किताब पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, सिर्फ कहानी की किताब पढ़ते हैं, कोर्स की किताब को कोई हाथ ही नहीं उठ लगाता। तो मैनेजमेंट को मुझे रोक कहना पड़ा कि अरे यार थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलो, सिलेबस कोर्स और रट्टा भी तो लगवाना है, एग्जाम्स में मार्क्स भी तो आने चाहिए बच्चों के। तो तब अल्टीमेट खैर 1-1.5 साल बाद में उस स्कूल से हट ही गया, या मुझे ये कह सकते हैं आप हटा ही दिया गया, क्योंकि मैंने ऐसे एक ही रिफॉर्म नहीं किया था। जो मैंने ये जो आपको लाइब्रेरी की बुक्स वाला जो स्कूल में रिफॉर्म बताया ना, वो एक नहीं था, ऐसे मैंने 20 और किए थे। तो वो स्कूल जो है ना मेरे रिफॉर्म्स को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि इतना अमूलचूल परिवर्तन हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजनेस बंद हो जाएगा, इसमें ताला लग जाएगा स्कूल पे। तो ठीक है, मैं मानता हूं मैं कुछ मामलों में बहुत अतिवादी हूं, एक्सट्रीमिस्ट हूं मैं, बट एज अ पेरेंट स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकता। जो वो सिस्टम है उनको उनको बिजनेस में मार्केट में एज अ बिजनेस सर्वाइव करना है, पर सब आप कर सकते हैं, एज अ पेरेंट आप कर सकते हैं। इसलिए कोर्स के साथ साथ ठीक है आपका बच्चा मार्क्स भी लेता रहे, सिलेबस भी पढ़ता रहे, क्लास में फर्स्ट भी आता रहे, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अपने बच्चे को साहित्य और लिटरेचर पढ़ने की आदत डालिए, उसके लिए एनकरेज कीजिए। 22 मिनट की वीडियो में मैं, हाँ यस 22-23 मिनट हुए हैं, मैं 1-2 मिनट एक टॉपिक। कुछ लोगों ने कहा कि साहब मेरा जैसे एक पेरेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि साहब मेरा बच्चा हैरी पॉटर सीरीज बड़े शौक से पढ़ा और ही इज फाउंड ऑफ द, पर वो हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता। ये देखिए एक तो इंग्लिश, मेरे साथ खुद ये बैरियर रहा है कि जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू किया तो मेरा हिंदी लिटरेचर छूट गया था। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, परंतु एकदम छोटे बच्चे में ऐसे नहीं होने चाहिए। तो उसका एक तरीका है कि जो हिंदी बुक्स आप उसे पढ़वाना चाहते हैं, मान लीजिए आप हिंदी बुक ले आइए, कोई हिंदी का स्टोरी बुक या वो, और बच्चे के साथ बातें कीजिए उसके बारे में। मैंने एक पीछे वीडियो बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। मैंने कहा था कि मैंने अपने बच्चे को अच्छा वर्ल्ड सिनेमा देखना कैसे सिखाया, इंग्लिश का बेहतरीन सिनेमा जो थॉटफुल सिनेमा है, वर्ल्ड सिनेमा जैसे बोलते हैं, वो मैंने अपने बच्चों को कैसे देखना सिखाया था। मैंने वो द किंग स्पीच नामक फिल्म का जिक्र किया था। वही तरीका है कि जो किताब आप पढ़वाना चाहते हैं ना, उसकी स्टोरी बच्चे से डिस्कस कीजिए, बल्कि उसको बातों बातों में वो स्टोरी सुनाइए। और हिंदी लिटरेचर की डिफरेंट बुक्स का, डिफरेंट टॉपिक्स का, हमारी मैथोलॉजिकल जो मैथोलॉजी की स्टोरीज हैं, हमारी एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री की जो कहानियां हैं, वो बच्चों के साथ बातों बातों में जब आप उनसे बातें करेंगे ना उस विषय पे, तब उनका इंटरेस्ट उस टॉपिक पे या उन विषयों पे या हिंदी की उन बुक्स में, उन स्टोरी बुक्स में जागृत होगा। इसलिए बिफोर, इफ यू वांट देम टू रीड हिंदी बुक्स, स्टार्ट टॉकिंग टू देम ऑन दोज टॉपिक्स। इसी तरह आप जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा, और अगर आप मुझसे
मैं इस विषय पे अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आप या तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे आप फ़ोन करके भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 7889258317। मेरा फ़ोन नंबर है 7889258317। आज के लिए इस विषय पे इतना ही। मुझे मालूम है कि इन विषयों पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं मुझे, पर ये भी मुझे मालूम है कि ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं और इन पे अच्छा कंटेंट बहुत कम मिलता है। और मुझे व्यूज़ मिले चाहे न मिले, ठीक है, आज नहीं मिलेंगे, कुछ दिन बाद मिलेंगे या कुछ साल बाद मिलेंगे, परंतु हम इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे, व्यूज़ चाहे कम मिलें। इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं ऐसे नीरस टॉपिक्स पे जिन पे कम व्यूज़ मिलते हैं, उन पे भी वीडियोस बनाता रहूं। आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं कि जो व्यूज़ कम मिलने की वजह से जो मेरा मॉनेटरी लॉस हो रहा है, उसको रिकवर करने के लिए आप मुझे मेरे इसी नंबर पे, जो मैं 7889258317 पे यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मेरे मॉनेटरी जो कंसर्न्स हैं उनको मैं नज़रअंदाज कर सकूं ऐसे टॉपिक्स पे बात करते समय। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।